हेलो दोस्तों, आज हम लोग ऊष्मा के संचरण के बारे में आगे पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग आगे पढ़ चुके हैं ऊष्मा के संचरण, जिसमें होता क्या है ऊष्मा का संचरण। तो तापांतर के कारण ऊष्मा का एक निकाय से किसी अन्य निकाय में अथवा एक ही निकाय के एक भाग से दूसरे भाग में ऊष्मा का जो संचरण है वह कहलाता है ऊष्मा का संचरण होता है। ये जो संचरण है 3 विधियों द्वारा होता है। संवहन विधि, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कन्वेक्शन, दूसरा होता है कंडक्शन विधि, जिसको इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं चालन, और तीसरा होता है रेडिएशन मेथड से, जिसको बोलते हैं हिंदी में विकिरण। अब ये जो कन्वेक्शन का जो प्रोसेस है यह हमेशा फ्लूइड में होता है। फ्लूइड कहने का मतलब है ठोस एवं द्रव एवं गैस में होता है, जबकि जो चालन का जो प्रोसेस है यह हमेशा ठोस में होता है। जबकि विकिरण के लिए किसी भी माध्यम का आवश्यकता नहीं पड़ता है। मतलब विकिरण में जहाँ कोई मीडियम नहीं है वहाँ भी क्या होगा, हीट का रेडिएशन होगा। जो हम लोग पढ़ चुके हैं आगे कन्वेक्शन ऑफ हीट, जो हमको पता है कि कन्वेक्शन ऑफ हीट जो कहाँ होगा, द्रव एवं गैस में। तो जैसे हम इसका एग्जांपल देखें तो जैसे हम लोग घर में जब वाटर हीटर से पानी गर्म करते हैं तो ये कन्वेक्शन के प्रोसेस के थ्रू ही पूरा पानी गर्म हो जाता है। फिर है चालन, तो ताप अंतर के कारण ऊष्मा, दूसरा है चालन विधि द्वारा संचरण होता है हीट का। तो इसमें कैसे होगा, तो तापांतर के कारण ऊष्मा उच्च ताप वाले कणों से अपेक्षाकृत निम्न ताप वाले कणों की ओर चलती है। चालन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, मतलब इसके लिए ठोस या द्रव की ठोस का जरूरत पड़ेगा। सभी धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जिसके कारण ही वह ऊष्मा एवं विद्युत का चालन होता है। जैसे परंतु कुछ कुचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, जिसके कारण वह कुचालक के रूप में बिहेव करता है। मतलब उसमें ना ही तो विद्युत पास करेगा और ना ही ऊष्मा का संचरण होगा। यही कारण है कि जो बर्तन बनाया जाता है उसका हैंडल कुचालक के बनाया जाता है, जबकि जो बर्तन होता है वह मेटल का होता है, ताकि उसमें कंडक्शन ऑफ हीट हो सके। फिर है विकिरण, तीसरा हम लोग पढ़े थे। तो विकिरण में होता क्या है, तो ऊष्मा का संचरण होता है बिना किसी माध्यम के ना। जैसे सूर्य से जो हीट निकल रहा है वो हमारे तक पहुंच जा रहा है, तो वह रेडिएट होके पहुंच रहा है। तो ये सब हम लोग आगे पढ़ चुके हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे उत्सर्जन क्षमता, एमिसिव पावर ना। तो किसी तल की उत्सर्जन क्षमता जो होती है उस ऊर्जा की वह मात्रा है जो तल के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित होती है। मतलब किसी तल के एकांक क्षेत्रफल से जो उत्सर्जित होने वाला ऊर्जा है उसी को बोलते हैं हम लोग इमिसिव पावर। इसे स्मॉल ई द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। उत्सर्जन क्षमता को स्मॉल ई से द्वारा दिखाते हैं, और उत्सर्जन क्षमता इज इक्वल टू फार्मूला होता है। ठोस में उत्सर्जित विकिरण की मात्रा को Q से दिखाए हैं बटा पृष्ठ का क्षेत्रफल A गुना समय T होता है। मतलब इमिसिव पावर E इज इक्वल टू Q/AT होता है। अगर इसका मात्रक की बात करें तो जूल की Q क्या है, हीट, तो इसके हीट को हम लोग मेजर करते हैं जूल में। अब चूंकि A इंटू T है, ये क्या है, एरिया इंटू टाइम है, तो ये हो गया जूल पर मीटर स्क्वायर। आगे हम लोग पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन पावर। तो होता क्या है, ये किसी पिंड के पृष्ठ द्वारा अवशोषित विकिरण ऊर्जा की मात्रा तथा उस पृष्ठ पर आपतित कुल विकिरण की मात्रा के अनुपात को उस पिंड की अवशोषण क्षमता कहते हैं। मतलब पिंड पर जितना क्या होगा, पिंड जितना
कहते हैं। फिर है ब्लैक बॉडी। तो ब्लैक बॉडी होता क्या है, तो जिस पर आपतित किरण पूर्ण रूप से अवशोषित हो जाती है, चाहे उसकी तरंग दैर्ध्य कुछ भी हो। उच्च ताप की स्थिति में ब्लैक बॉडी से सभी तरह के तरंग दैर्ध्य को उत्सर्जित करती है। ब्लैक बॉडी का मतलब होता है ऐसा बॉडी जो आपतित किरण को कंप्लीटली क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले। फिर है परफेक्टली ब्लैक बॉडी ना। परफेक्टली ब्लैक बॉडी का है जो वस्तु अपने पृष्ठ पर आपतित संपूर्ण विकिरण को पूर्णतः अवशोषित कर लेती है तथा उसके किसी भी भाग को परावर्तित नहीं करती है, वैसे पदार्थ जो है कहलाते हैं ब्लैक, परफेक्टली ब्लैक बॉडी। इसे स्मॉल ए द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। व्यवहार में कोई भी अभी तक परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं है। अब परफेक्टली ब्लैक बॉडी जो होगा उसका इमिसिव जो एब्जॉर्प्शन पावर है ना, उसका क्या होगा, 1 होगा। मतलब जो एब्जॉर्ब हो रहा है 100% होगा। ठीक है, पूर्ण अवशोषण की क्षमता जो होता है 100% होता है। ब्लैक बॉडी, परफेक्टली ब्लैक बॉडी की अवशोषण तथा उत्सर्जन क्षमता 1 होती है। मतलब कह सकते हैं कि जो परफेक्टली ब्लैक बॉडी होता है वह 100% क्या करेगा, रेडिएट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा, इंसिडेंट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा और रेडिएट भी उतना ही करेगा जितना कि एब्जॉर्ब किया है। इसलिए बोल सकते हैं परफेक्टली ब्लैक बॉडी जो होता है उसका इमिसिव पावर 1 होता है, ये भी बोल सकते हैं। फिर है काजल। काजल तथा प्लेटिनम की कालिख को लगभग पूर्ण कृष्ण पिंड मीन्स ब्लैक बॉडी माना जाता है, क्योंकि ये आपतित ऊष्मीय विकिरण का लगभग 96 से 98% भाग को अवशोषित कर लेती है। यह आवश्यक नहीं है कि परफेक्टली ब्लैक बॉडी पूर्णतः काली हो। ब्लैक बॉडी से तात्पर्य उस पिंड से है जो ब्लैक बॉडी से तात्पर्य उस पिंड से है जो उस पर बाहर से आपतित सभी तरंग दैर्ध्य की विकिरणों को अवशोषित कर लेती है। जैसे सूर्य को परफेक्टली ब्लैक बॉडी माना जा सकता है क्योंकि यह सभी प्रकार के तरंग दैर्ध्य के विकिरणों को उत्सर्जित करती है, इसलिए यह श्वेत दिखाई देता है। श्वेत मीन्स सफेद दिखाई देता है। पर प्रैक्टिकल ब्लैक बॉडी का निर्माण फेरी नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसमें होता क्या है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी का निर्माण कैसे किया गया था, देखिए। विकिरण को छिद्र ओ से मान लीजिए स्फीयर बनाया गया था, जिसके अंदर क्या हॉल बना दिया गया, जिससे कि क्या हो, इंसिडेंट जो रेडिएशन है वह एंटर करे ना। उसके सामने एक निकेल से पॉलिश कर दिया गया सरफेस ना, जिससे पे इंसिडेंट होकर वह क्या हो जाए, रिफ्लेक्ट करे, इंटरनल रिफ्लेक्शन हो, लेकिन वहां से बाहर ना रिफ्लेक्ट करके निकल पाए। इस तरह से फॉर्मेशन किया गया। तो देखिए क्या होता है, विकिरण को छिद्र ओ से प्रवेश कराते हैं, इसके बाद उसका परावर्तन होता है। इस प्रक्रिया में ब्लैक लैंप की सतह द्वारा 99% विकिरण अवशोषित कर लिया जाता है। छिद्र बहुत छोटा होता है, जिसके कारण आपतित विकिरण खोखले गोले से बाहर नहीं निकल पाता है। छिद्र ओ के सामने बने शंक्वाकार उभार के कारण विकिरणों को पुनः परावर्तित होने की संभावना नगण्य हो जाती है। प्रैक्टिकल ब्लैक बॉडी के अंदर के सतह को ब्लैक लैंप से पॉलिश कर दिया जाता है तथा बाहरी सतह को निकेल से पॉलिश कर दिया जाता है। प्रैक्टिकल ब्लैक बॉडी के लिए एक समान तापमान वाले बर्तन का प्रयोग किया जाता है। बर्तन के दोनों दीवारों के बीच का माध्यम निर्वात रखा जाता है। कन्वेक्शन तथा कंडक्शन की हानि को रोकने के लिए दोनों बर्तनों के बीच के भाग को निर्वातित तथा अंदर की सतह को ब्लैक लैंप से पेंट किया
तथा बाहरी भाग को निकेल से पॉलिश कर दिया जाता है। फिर है स्टीफेंस लॉ। तो स्टीफेंस लॉ होता क्या है? तो यह नियम जो है रूसी वैज्ञानिक जोसेफ स्टीफेंस के द्वारा 1879 ईस्वी में दिया गया था। इनके अनुसार किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकेंड उत्सर्जन होने वाला जो विकिरण की ऊर्जा जो होता है उस वस्तु के परम ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होता है। मतलब किसी भी बॉडी के एकांक क्षेत्रफल से जो रेडिएट एनर्जी होगा वह उस वस्तु के परम शून्य ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होता है। मीन्स ई यहाँ एनर्जी है, एनर्जी जो है प्रोपोर्शनल होगा उसके एब्सोल्यूट पावर के फोर्थ घात के बराबर। यहाँ E इज इक्वल टू सिग्मा टी टू द पावर 4 है, जहाँ सिग्मा जो है स्टीफेंस कांस्टेंट है जिसका वैल्यू 5.67 इंटू 10 टू द पावर -8 वाट मीटर स्क्वायर पर केल्विन के पावर 4 होता है। केल्विन के पावर 4 होता है। देखिए इस नियम के अनुसार यदि किसी पिंड का परम ताप को दोगुना कर दिया जाए तो उससे उत्सर्जित होने वाली विकिरण जो है 2 के पावर 4 अर्थात 16 गुना हो जाएगा। क्यों? क्योंकि T का वैल्यू क्या रखेंगे 2 और 2 के पावर 4 हो जाएगा। मीन्स 2 के पावर 4 मीन्स 16 टाइम्स हो जाएगा। यदि उत्सर्जन की क्षमता E तथा परम ताप T हो तो वस्तु के पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल द्वारा प्रति सेकेंड उत्सर्जित विकिरण की ऊर्जा को हम लोग इस फार्मूला के माध्यम से फाइंड कर सकते हैं। मीन्स E इज इक्वल टू कैपिटल E यहाँ एनर्जी है या रेडिएशन है, इज इक्वल टू इमिसिव पावर इंटू सिग्मा टी टू द पावर 4। यदि वस्तु के पृष्ठ का क्षेत्रफल कैपिटल A हो तो प्रति सेकेंड उत्सर्जित विकिरण की दर बराबर क्या होगा? कैपिटल A इज इक्वल टू A जो यहाँ एरिया है इंटू इमिसिव पावर इंटू सिग्मा टी टू द पावर 4 होगा। अतः उत्सर्जन क्षमता E इज इक्वल टू कैपिटल E बाई सिग्मा टी टू द पावर 4 इंटू कैपिटल A होगा। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यदि किसी पिंड का क्षेत्रफल 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा ताप 727 डिग्री सेल्सियस है, यदि प्रति मिनट 300 जूल ऊर्जा उत्सर्जित होता है तो उसकी उत्सर्जन क्षमता ज्ञात करें। यहाँ सिग्मा जो है स्टीफेन कांस्टेंट है जिसका वैल्यू 5.67 इंटू 10 टू द पावर -8 जूल पर मीटर स्क्वायर इंटू केल्विन के पावर 4 के टू द पावर 4 होता है, जहाँ T इज इक्वल टू 727 डिग्री सेल्सियस है। A का वैल्यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मीटर स्क्वायर में चेंज कर लेंगे तो 5/100 इंटू 100, क्योंकि सेंटीमीटर यहाँ 2 टाइम्स हुआ है उसको मीटर में चेंज करने के लिए 2 टाइम्स से क्या करें 100 से डिवाइड कर देंगे। तो जब इसको करेंगे चेंज तो इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और E इज इक्वल टू दिया है 300 जूल पर मीटर। तो हम लोग को पता है T इज इक्वल टू 723 प्लस 273, इसको केल्विन में चेंज कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 1000 केल्विन। फिर फार्मूला होता है इमिसिव पावर स्मॉल E इज इक्वल टू कैपिटल E बाई सिग्मा टी टू द पावर 4 इंटू A। यहाँ वैल्यू को पुट कर देंगे तो E का वैल्यू 300 है, इज इक्वल टू सिग्मा का वैल्यू 5 इंटू 5.67 ना इंटू 10 टू द पावर -8 इंटू 10,000 के पावर 4 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर -4। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगा 3000 इंटू 10 टू द पावर -4 अपॉन 2835 आएगा। फिर इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे तो आंसर हम लोग का मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट है किरचॉफ्स लॉ। तो किरचॉफ्स लॉ होता क्या है रेडिएशन के अंदर? तो किरचॉफ्स के नियम के अनुसार इस निश्चित ताप पर दी गई तरंग दैर्घ्य के लिए सभी वस्तुओं की उत्सर्जन क्षमता एवं अवशोषण क्षमता का अनुपात नियत रहता है। यदि किसी निश्चित ताप पर निश्चित तरंग दैर्घ्य लेम्डा के लिए विभिन्न वस्तुओं की उत्सर्जन क्षमता E λ1, E λ2 तथा अवशोषण क्षमता A λ1
तथा ए लेमडा 2 हो तो ई लेमडा 1 बाई ए लेमडा 1 इज इक्वल होगा ई लेमडा 2 बाई ए लेमडा 2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा कैपिटल ई लेमडा। जब इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ई लेमडा बाई ए लेमडा इज इक्वल टू कैपिटल ई लेमडा। यहाँ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि स्मॉल लेमडा 1 इज इक्वल टू लेमडा 2 का वैल्यू है। फिर है कमरे के ताप पर लाल कांच लाल दिखाई देता है क्योंकि यह लाल रंग के अतिरिक्त सभी रंगों को अवशोषण कर लेता है। सामान्य रूप से लाल कांच हरे रंग का अच्छा अवशोषक होता है, अतः जब लाल कांच को गर्म किया जाता है तो इससे हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित होता है। पदार्थ जिस तरंगदैर्ध्य का अच्छा अवशोषक होता है वह उसी तरह का अच्छा उत्सर्जन भी करता है। हरे रंग का कांच लाल रंग का अच्छा अवशोषक होता है, इसलिए इसे जब गर्म किया जाता है तो इससे लाल रंग का प्रकाश का उत्सर्जन होता है। किरचॉफ के नियम के अनुसार अच्छा अवशोषक अच्छा उत्सर्जक होता है तथा बुरा अवशोषक बुरा उत्सर्जक होता है। मतलब जो परफेक्टली ब्लैक बॉडी अगर है तो 100% वह एब्जॉर्ब करता है रेडिएशन को, तो वह क्या कर सकता है 100% वह एमिट भी करेगा एनर्जी को। अब इसका जो रेशियो है वही कहलाता है इसका एमिसिव पावर। मीन्स जो परफेक्टली ब्लैक बॉडी है मीन्स जो एक अच्छा उत्सर्जक है उसका एमिसिव पावर क्या होगा 1 होगा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं कहाँ का। गर्मियों में सफेद रंग का कपड़ा आरामदायक होता है, क्यों? तो क्योंकि सफेद कपड़ा अपने ऊपर पड़ने वाली ऊष्मीय विकिरण के अधिकांश भाग को परावर्तित कर देता है। इसके विपरीत रंगीन कपड़ा अधिक सुखदायी होता है क्योंकि यह ऊष्मीय ऊर्जा को अधिकांश भाग को अवशोषित कर लेती है तथा हमारे शरीर को गर्म रखती है। यही कारण है कि ठंडा में हम लोग रंगीन कपड़े एवं गर्मी में सफेद कपड़ा पहनना पसंद करते हैं। खाना बनाने वाले बर्तनों की तली काली एवं खुरदरी रखी जाती है क्योंकि काले एवं खुरदरी पृष्ठ की अवशोषण क्षमता जो होता है एब्जॉर्प्शन पावर वह अधिक होता है जिससे यह शीघ्र गर्म हो जाता है तथा खाना जल्दी पक जाता है। फिर है प्लांक्स रेडिएशन लॉ। इसमें होता क्या है प्लांक्स रेडिएशन लॉ? तो मैक्स प्लांक नामक वैज्ञानिक ने 1900 ईस्वी में ब्लैक बॉडी रेडिएशन के स्पेक्ट्रम को समझाने के लिए एक नियम को प्रस्तुत किया था जिसे प्लांक रेडिएशन लॉ के नाम से जाना जाता है। इस नियम के अनुसार ब्लैक बॉडी द्वारा ऊर्जा का अवशोषण तथा उत्सर्जन स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी के रूप में होता है। इस स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी को ही क्वांटम या फोटोन के नाम से जाना जाता है। या फोटोन की ऊर्जा रेडिएशन की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है। मीन्स बोल सकते हैं ई जो होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के, और ई इज इक्वल टू हो गया एच म्यू। यहाँ एच क्या है तो प्लैंक्स कांस्टेंट है, यहाँ म्यू क्या है तो फ्रीक्वेंसी है, और म्यू इज इक्वल टू होता है सी बाई लेमडा। तो यहाँ से हो गया ई इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। यहाँ ई क्या है एनर्जी ऑफ फोटोन, तो एक फोटोन का एनर्जी कितना होगा तो एच सी बाई लेमडा। यहाँ दिया हुआ है एच क्या है तो प्लांक्स कांस्टेंट जिसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻34 जूल पर सेकेंड। यहाँ सी क्या है तो वेलोसिटी ऑफ लाइट, लेमडा क्या है वेवलेंथ, ई क्या है एनर्जी। फिर देखो फॉर एनर्जी ऑफ एन फोटोन, ये जो एनर्जी था वह सिर्फ सिंगल फोटोन का एनर्जी था, ई इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। लेकिन अगर हम लोग को एन फोटोन्स का निकालना होगा तो क्या करेंगे, यहाँ इसमें एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब एनर्जी ऑफ एन फोटोन क्या होगा ई इज इक्वल टू एन एच सी बाई लेमडा हो जाएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं एक। जैसे ये क्वेश्चन है, यदि किसी तरंग का मान 3800 एंगस्ट्रॉम हो है तो ऊर्जा होगा इसका कितना। तो E इज इक्वल टू हम लोग को पता है कि एच सी बाई लेमडा होता है ना, तो E इज इक्वल टू क्या होगा, एच का वैल्यू यहाँ 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड यहाँ पुट कर दिए,
सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, तो वैल्यू पुट कर दिए 3 × 10⁸। लेमडा का जो वैल्यू है दिया हुआ 3800 एंगस्ट्रॉम, तो यहाँ 3800 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू होता है 10⁻−10 मीटर। यहाँ पुट कर दिए, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 19.8 × 10⁻16/38 आएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे 38 को जो डिवाइड करेंगे 19.8 को 38 से सॉरी, तब आएगा 5.8 × 10⁻19 आंसर। फिर क्या है, यूनिट क्या है होगा, तो यूनिट ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट E इज इक्वल टू hc/λ। तो चूंकि h यहाँ hc क्या है, एनर्जी है ये E, तो जूल हो गया। अब ये हो गया 1/s, तो ये हो गया जूल पर सेकेंड ना। इसका डायमेंशन क्या होगा, चूंकि hc क्या है, तो एनर्जी है 1/2 mv²/t। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ml² T इनवर्स 2/T इनवर्स, जब ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा ml² T इनवर्स हो जाएगा। तो इसका डायमेंशन क्या होगा, ml² T इनवर्स 2 होगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ, तो विंस के विस्थापन का नियम। विंस के विस्थापन का नियम, तो ब्लैक बॉडी में ताप की वृद्धि के साथ वक्र का महत्तम मान जो मैक्सिमम वैल्यू है वह कम तरंग दैर्घ्य की ओर विस्थापित हो जाता है, अर्थात ताप में वृद्धि के साथ तरंग दैर्घ्य का मान घटता है। इसी को विंस का विस्थापन नियम कहते हैं। मीन्स जो ये लेमडा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1/t के, और लेमडा t इज इक्वल टू, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये प्रोपोर्शनल होगा 1 के। तो मीन्स लेमडा t इज इक्वल टू क्या आया, ये कांस्टेंट, मीन्स लेमडा t इज इक्वल टू b, यहाँ क्या है, तो विंस कांस्टेंट है। इसका जो वैल्यू होता है ना, तो लेमडा m इज इक्वल टू 1/t, तो लेमडा m इंटू टी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। लेमडा m इंटू टी इज इक्वल टू b, यहाँ क्या है, ये तो विंस कांस्टेंट है जिसका वैल्यू 2.9 × 10⁻³ मीटर पर केल्विन होता है। इस नियम के अनुसार ब्लैक बॉडी के अधिक उत्सर्जन से तरंग दैर्घ्य का मान ताप में वृद्धि के साथ घटता है, अर्थात ब्लैक बॉडी से उत्सर्जन अधिकतम ऊर्जा लेमडा ई विकिरण के निम्न तरंग दैर्घ्य की ओर विस्थापित हो जाती है। इस नियम द्वारा आकाशीय पिंडों जैसे सूर्य, तारे, चंद्रमा के तापों का निर्धारण किया जाता है। फिर एक क्वेश्चन है, सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण की तीव्रता यदि 560 नैनोमीटर के तरंग दैर्घ्य पर अधिकतम है तथा किसी तारे द्वारा उत्सर्जित विकिरण की तीव्रता 350 नैनोमीटर के तरंग दैर्घ्य पर अधिकतम है, यदि सूर्य का औसत ताप 2 × 10⁷ केल्विन हो तो तारे की ताप की गणना करें। तो हम लोग विंस लॉ के नियम से जानते हैं कि लेमडा m इंटू टी इज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब ये जो है लेमडा m इंटू टी, ये सन से रेडिएट होने वाला एनर्जी है, लेमडा m इंटू टी ये स्टार से, अब ये दोनों क्या है, इक्वल है, तो 560 इंटू 2 × 10⁷ जब पुट करेंगे तो स्टार का कितना है 350 इंटू टी, जब इसको सॉल्व करेंगे तो t इज इक्वल टू 11.2 × 10⁸ इंटू 10 होगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो t इज इक्वल टू 3.2 × 10⁷ हो जाएगा आंसर।